नमस्कार। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आज हम वो बातें करेंगे जो आपके मन में आती तो बहुत हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो आंकड़े ये कहते हैं कि 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र में आ जाते हैं और 25% हार्ट अटैक तो 40 साल से भी कम की उम्र में आ जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब उम्र कम है तो हार्ट सर्जरी की नौबत नहीं आनी चाहिए, एंजियोप्लास्टी से या सिर्फ दवाएं खाकर काम चल जाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या आप हार्ट अटैक के लिए तैयार है? ये सवाल आपको डरा जरूर रहा होगा, लेकिन इस डर को कम करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज यूनिट से हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियक सर्जरी के और सीटीवीएस में स्पेशलाइज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार हैं, जो कार्डियोलॉजी में डील करते हैं और नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी, यानी जब आप कार्डियक सर्जन के पास नहीं जाना चाहते हैं तब आप एंजियोप्लास्टी कराने के बारे में सोचते हैं। उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर वैभव की कार्डियक सर्जरी को लोग आखिरी ऑप्शन के तौर पर क्यों देखते हैं कि हम तब जाएंगे जब हमारी उम्र भी ज्यादा होगी और जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा हो? देखिए, इसका बहुत कुछ लेना देना हमारे सोशल वैल्यूज से है, जिसमें हमें हमारे देश में सर्जरी को हमेशा से बहुत जटिल और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है, जबकि अब एवोल्यूशन हो चुका है, सर्जरी बहुत सेफ हो चुकी है। लेकिन क्योंकि जो हमारा ओवरऑल माइंडसेट काफी पीछे है, हम पुरानी विधाएं जो हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूरन चटनी, उस सब से हम सारा कुछ वो एग्जॉस्ट कर लेना चाहते हैं, उसके बाद हम सर्जरी पे जाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर्जरी में रिस्क बहुत कम होता है। आजकल हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे द रिस्क ऑफ बाईपास सर्जरी इज 1% और लेस। इट इज द सेम एज दैट ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। आपको एंजाइटी रहेगी जब तक आपका हो नहीं जाएगा, जैसे एक फ्लाइट में रहती है जब तक आप लैंड नहीं कर जाते, बट अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। पर क्योंकि हमारे सोशल वैल्यूज ऐसे रहे हैं कि हमने सब उन विधाओं को जो नॉन सर्जिकल हैं हमेशा प्रेफरेंस दी है पुराने टाइम से, तो अब उस एक्सेप्टेंस में आने में टाइम लग रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई acceptance for surgery is really poor among Indian people. So when we talk of surgeries, bypass surgery, हार्ट बाईपास सर्जरी सबसे मुश्किल मानी जाती है और ये एक परसेप्शन होता है कि सबसे ज्यादा ब्लड लॉस भी इसी में होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो ब्रॉड क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से आप तय करते हैं कि इस व्यक्ति को तो बाईपास सर्जरी का ही ऑप्शन है, वो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। अगर आमतौर पे एक रफ क्राइटेरिया ये है कि अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है तो वो केसेस बाईपास सर्जरी से ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं। अगर एक नस में ब्लॉकेज है या दो में है तो वो एंजियोप्लास्टी से, जो डॉक्टर पवन बताएंगे, उससे हो सकते हैं। इसी तरह अगर इमरजेंसी में प्रॉब्लम है तो उसमें एंजियोप्लास्टी बहुत लाइफ सेविंग है, आपकी जान तुरंत बच जाती है, जबकि सर्जरी करने में थोड़ा सा वक्त होगा। तो इसी तरह जब तीनों और कुछ और टेक्निकल चीजें, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उस तरह से ये डिसाइड किया जाता है। तो रफ क्राइटेरिया ये है कि अगर 3 नसें हैं उससे ज्यादा में ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड है, अगर इमरजेंसी है तो प्लास्टी रिकमेंडेड है। ये एक रफ गाइडलाइन है, बट इट कीप्स चेंजिंग। कई बार 3 वेसल में भी अगर रिस्क है तो स्टेंट होता है, कई बार सिंगल वेसल में भी इमरजेंसी है तो सर्जरी होती है, बट दीज आर रफ क्राइटेरिया। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसमें एज एक फैक्टर है, उसमें ब्लॉकेज की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो कितनी थिक है, कितनी लाइट है, कहाँ पर है, ये सब एक सिचुएशन होती है। लेकिन डॉक्टर पवन, जो बहुत सारे पेशेंट इनके पास जाने से डरते हैं, वो सबसे पहले आपके पास आते हैं और वो ये सोचते हैं कि नॉन इन्वेजिव रहे, एंजियोप्लास्टी हो जाए भले ही, लेकिन सर्जरी तक की नौबत ना आए। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ आप कैसे डील करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको किसकी जरूरत है? बेसिकली हम लोग यही बोलते हैं जो मरीज के लिए सबसे अच्छा है, पहला फैक्टर वो होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बीमारी, समय, 2-3 चीज़ों के ऊपर है। जैसे अगर एक्यूट हार्ट अटैक है तो सबसे सेफ एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग है और वो लाइफ सेविंग है। 50% हार्ट अटैक्स सर्वाइव नहीं करते, इवन 30% हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसमें से सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट या हम डील करते हैं, कहाँ ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये लाइफ के लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर उस टाइम पर, लेकिन उस समय भी या बाद में भी अगर ये लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर वैभव ने बहुत अच्छे से बताया है, 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, साथ में अगर शुगर है किसी को, ब्लॉकेजेस ज़्यादा लंबी हैं, हार्ट की पंपिंग कम है, तो ये क्राइटेरिया हम लोग दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए लाइफ लॉन्ग
ज्यादा अच्छा बाईपास सर्जरी है, क्योंकि वो लंबा चल पाएगा, उसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट उठाया। लोग ये सोचते हैं कि एज बहुत ज्यादा हो जाए तब बाईपास करवाएं, लेकिन क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। अलग है, क्राइटेरिया अलग है। जैसे कि आप सिंपल सोच सकते हैं कि एक कोई भी प्रोसीजर जो एंजियोप्लास्टी है मिनिमल या मिनिमम होगा, लेकिन जो दूसरा बाईपास है उसके लिए अगर एडवांस डिजीज है, आप ये भी बोल सकते हैं तीनों नाड़ी में बहुत ज्यादा है, तो आप नंबर ऑफ स्टेंट बहुत सारे लगाएंगे तो उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट नटशेल में बोल सकते हैं कि हमें एज टीम काम करते हैं और पेशेंट टू पेशेंट डिवाइस करते हैं, पर जो बेस्ट पेशेंट के बेनिफिट में है वी हैव टू डू दैट, जो उसके लिए सबसे अच्छा है। 8 में एज कितना बड़ा क्राइटेरिया है इसमें? देखिए, एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी आदमी, हर आदमी को अगर आप एज देना चाहें तो कोई मना नहीं करेगा। तो मैंने जो मैक्सिमम ऑपरेट किया वो 89 ईयर ओल्ड की है, वो भी अनइवेंटफुल रिकवरी थी। तो बाईपास सर्जरी के बाद कम से कम 10-15 साल तक मिलते हैं, तो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। उसके साथ अगर बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं कि मोबिलिटी नहीं है, एक फ्रेलिटी स्कोर है, अगर वो पेशेंट चल नहीं पाते हैं, अपना काम धाम नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह में शायद हम नहीं करें। लेकिन अगर कोई सिर्फ उम्र, एज इज नॉट द नंबर, जैसा मैंने एक डायलॉग है, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। तो अगर वो पेशेंट 85 भी 86 भी मोबाइल है, फंक्शनल है, अपना काम करते हैं, अपनी देखभाल कर पाते हैं, तो उनको उनकी सर्जरी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा माइलेज इंपॉर्टेंट है, तो अब जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं वो भी यही कोशिश करती हैं कि जितनी नई टेक्नोलॉजीज हों वो आपको कम से कम नुकसान, ज्यादा से ज्यादा फायदा दें। इसीलिए चाहे बाईपास सर्जरीज की बात हो, चाहे एंजियोप्लास्टी की बात हो, रोजाना नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं। एंजियोप्लास्टी का भी सर एक कन्वेंशनल तरीका होता था कि ग्रॉइन से एक कैथेटर जाता था लंबा चौड़ा, उसे हम नॉन इन्वेजिव कहते हैं, छोटा सा पंक्चर होता था, लेकिन अब वो भी बदल गया है, अब रेडियल एंजियोप्लास्टी आ गई है। बिल्कुल पूजा, हमारे बेनिफिट्स के लिए मैं अपने ऑडियंस के बोलना चाहूंगा कि जैसे एडवांसमेंट जितना कार्डिक साइंस में और डॉक्टर साहब ने बताया ही CTVS में भी 1% मोर्टेलिटी से कम है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी एंजियोप्लास्टी में, वो दो चीजें होती थी कि हम थाई से अगर जाते थे तो उसमें ब्लीडिंग के बहुत चांस होते थे और पेशेंट इमोबिलाइज या लेटे रहता था, 12 घंटे भी जरूरत पड़ता था, बड़ा मुश्किल होती थी। अब हम लोग पेशेंट का जो अब करते हैं रिस्ट टू हार्ट बोलते हैं, हाथ से हम करते हैं, इसमें कोई कट किसी भी तरह का नहीं होता, आपका नाइफ यूज ही नहीं होता किसी भी तरह से। दिस इज जस्ट ए स्मॉल निडल, जो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप जैसे ग्लूकोज की निडल है, आप ऐसे समझा सकते हैं, वही एक निडल, एक सुई जरा सी गई और आप उससे इंक दे के पूरा हार्ट देख सकते हैं। अगर सिर्फ एंजियोग्राफी टेस्ट है तो आप 1 घंटे में घर जा सकते हैं साथ साथ, और आप अपने आप खाना खा सकते हैं, अपने आप बैठ के आराम से। मैं कुछ आपको शेयर कर सकता हूँ, कुछ फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ जो पेशेंट बैठे हुए हैं और अपने आप ही कैथ लैब से निकलते हुए आराम से रिलैक्स्ड हैं और अगले दिन घर चले जाते हैं। मतलब कुछ घंटों का टोटल, अगर सिर्फ एंजियोग्राफी टेस्ट है जो कि बहुत बड़ा टेस्ट लगता है सबको, हार्ट का टेस्टिंग है, तो आप 2 घंटे में, डे केयर बोलते हैं हम लोग, डे केयर मतलब आप सुबह, आप 2 घंटे बाद ऑपरेशन होने के आप अपने घर पर होंगे। और अगर स्टेंटिंग भी होती है तो हाथ से। और अभी जो भी ट्रायल्स या जो डाटा आया है वो 15 साल का एक डाटा पब्लिश हुआ कि पैर की एंजियोप्लास्टी या थाई और हाथ में क्या बेटर है, तो उसमें ये देखा गया कि जान ज्यादा अच्छी बचती है। हार्ट अटैक में स्पेशली हाथ की एंजियोप्लास्टी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जान, और उसकी वजह ये मानी गई क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा है, पैर की नसें बहुत मोटी होती हैं, ब्लीडिंग बहुत होती है और खून पहले ही पतला होता है, हार्ट अटैक में हमें करना पड़ता है पतला, तो उसकी वजह से सर्वाइवल रेट, सारे फायदे हाथ की जो एंजियोप्लास्टी थी, हाथ की स्टेंटिंग से काफी ज्यादा बेनिफिट माने गए रादर देन पैर की एंजियोप्लास्टी से। जिसे अब डॉक्टर साहब हम रिस्ट टू हार्ट कह रहे हैं, कितना कॉमन है अब ये प्रोसीजर? ये हम लोग अपनी मैक्स पटपड़गंज में 95% प्रोसीजर्स हम अपने हाथ से कर रहे हैं। बची जगह भी काफी जगह धीरे धीरे प्रेवलेंट हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसीजर, क्योंकि ये चीपर भी है। चीपर इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है आपका पेशेंट को कंफर्टेबल है, और साथ में ये है कि ओवरऑल ट्रायल सारे दिखा रहे हैं कि डेथ का भी रेट कम है, ब्लीडिंग का कम रिस्क है। लेकिन इसके साथ एक ही जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि लर्निंग कर्व थोड़ा बड़ा होता था इनिशियली, क्योंकि इंडिया में हम लोग पैर से ही ज्यादा एक्लेमेटाइज हैं करने के। बड़े हॉस्पिटल्स में हमने भी, जीबी पंत में, एम्स में हम लोग जहां भी रहे हैं, वो अधिकतर थाई से या अधिकतर होता था। तो दिस इज ए रिलेटिवली न्यू थिंग जो कि धीरे धीरे पर्सपेक्ट में आ रही है। दैट इज वाई इसका जो सामान था या हार्डवेयर हम बोलते हैं वो कम अवेलेबल था। अभी इस पर काफी काम हो रहा है, एंड नाउ अब तो 90 to 95% प्रोसीजर्स अभी हाथ से ही चल रहे हैं। एटलीस्ट पटपड़गंज में हम लोग कर रहे हैं, बची जगह भी काफी लोग कर रहे हैं। ये एक वो एडवांसमेंट है जो आपके फायदे के लिए भी सोची गई है, और किस तरह से हार्ट प्रोसीजर्स को और आसान बनाया जाए। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू बाईपास सर्जरी ऑल्सो। पहले लोगों को लगता था कि बहुत ब्लड लॉस होगा, कई घंटों सर्जरी चलेगी और उसके बाद जो पोस्ट ऑप रिकवरी है वो बहुत लंबी होगी। वो सिनेरियो किस तरह से बदला है?
देखिए, अब वो सिनेरियो काफ़ी हद तक बदल चुका है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट मिनिमल है। इनफैक्ट अगर किसी का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगता, उसके लिए बहुत सारी ब्लड कंजर्विंग स्ट्रैटेजीज है। बट मोर देन दैट, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी विच इज डन थ्रू स्मॉल कट, अबाउट 5 सेंटीमीटर कट इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, जिससे स्टेनोटमी यानी कि छाती की हड्डी को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर्जरी में जितने जो ड्रॉबैक्स होते थे वो छाती की हड्डी के काटने से होते थे, जैसे ब्लड लॉस हो या इन्फेक्शन हो या पेन हो। तो ये तीनों फैक्टर अब हटा दिए गए हैं कि हम साइड से उसको कर पाते हैं, जिससे ब्लड लॉस भी कम होता है, पेन भी कम होता है और इन्फेक्शन रेट भी कम होता है। लेकिन ये हर किसी में नहीं किया जा सकता, कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा लोगों में इसके ये किया जा सकता है। बट अगर हम मिडलाइन से सर्जरी की बात करें तो वो भी 1% सेफ है, और उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट्स अब बहुत कम हो चुकी हैं। हमारे पास सेल सेवर नाम की डिवाइस होती है जो लॉस हुए ब्लड को कलेक्ट करके उसको रिफाइन करके फिर से एंड ऑफ द प्रोसीजर पेशेंट को दे दिया जाता है, उसके साथ उसी ब्लड को। या और उसके साथ अगर उसकी ज़रूरत, अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उतना ब्लड लॉस नहीं होगा तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट का खुद का 1 यूनिट ब्लड ओटी टेबल पे ले लिया जाता है बैग में, और उसी को बाद में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन। या उसी सेम ब्लड बैग में उसको ब्लीड करा दिया जाता है, एंड वो 1 यूनिट आफ्टर द प्रोसीजर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज लाइक दिस which are there and being used for a long time। और जहाँ तक रही प्रोलॉन्ग रिकवरी की बात, तो नॉर्मल मिड लाइन सर्जरी के बाद भी पेशेंट यूजली स्टार्ट्स वॉकिंग नेक्स्ट डे एंड गोज होम ऑन डे 5। MICS के बाद वो और कम हो गया है, MICS के बाद तीसरे या चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। 6 महीने के बाद तो दोनों सर्जरी में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो मिड लाइन से करें या MICS करें। बट हाँ, पहले 6 महीने में अगर हम किसी में MICS करते हैं तो बिकॉज शोल्डर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन नहीं कटी है, तो दे कैन हैव देयर फुल फंक्शनल कैपेसिटी फ्रॉम day 2, day 3 of surgery। And as people perceive that once we had a bypass done, we can't do this, we can't do that, वो भी अब नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाईपास सर्जरी के बाद बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री संभाली, और हमारे प्रधानमंत्री जो थे उनका भी बाईपास हुआ था, और बहुत सारे लोग ऐसे फिल्म स्टार से लेके पूर्व प्रधानमंत्री। या जी। तो ये जो पूरी जो डिस्कशन है ये आपके मिथ्स को क्लियर करने के लिए है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसे हम लोग दरकिनार कर देते हैं, वो ये है दैट जो जिससे हमने बात शुरू की, आर यू रेडी फॉर एन हार्ट अटैक। यानी कि अगर अभी आपकी उम्र नहीं है, आप 40 से कम हैं, आप 35 के हैं, आप फिट दिखते हैं, तो आपको लगता है अरे हम बहुत दूर हैं हार्ट अटैक के खतरे से। इसको हम अब मानने की लोग गलत सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा, अभी जो स्टडीज हैं अभी बता रही हैं कि 33% इंडियन एडल्ट्स जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक से, 1/3 इंडियन एडल्ट्स डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक। सो adults and even in less than 30% of 30 year of age, then 10% patient has heart attacks. And to be fair, 2 points has to be taken in consideration in India। हिंदुस्तान में 2 चीजें हैं। हमारा हार्ट अटैक अमेरिका से 10 साल पहले होता है, वहां 50 साल है, हमारी 40 साल है, और हमारा हार्ट अटैक 3 गुना ज्यादा सीवियर या फेटल या डेथ देता है। ये हमारे इंडियंस में अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारी जेनेटिक्स ऐसी है। तो दोनों चीजें हैं कि डेथ का चांस 3 गुना ज्यादा है और हार्ट अटैक 10 साल पहले है। 3 रिस्क फैक्टर उसके लिए माने जाते हैं जो सबसे ज्यादा मॉडिफिएबल बोलते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, दूसरा स्मोकिंग हमारे यहाँ बड़ी प्रिवलेंट है, इसको हम छोड़ सकते हैं। स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और इंक्रीज BMI या वेट हम जो बोलते हैं। नॉन मॉडिफिएबल जो बोलते हैं, जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेलिब्रिटी का काफी ज्यादा था, शुक्ला जी का, तो वो उसमें दोनों एग्जैक्टली वो दो रीजंस थे, अगर 2 क्यूमुलेटिव होंगे, उनके 2 रीजंस थे। वन वाज दैट फैमिली हिस्ट्री एंड हिज फादर हैज कार्डियक प्रॉब्लम इन 2004 and 5 वी वर देयर, एंड द सेकंड वाज दैट स्मोकिंग, आई थिंक सो। सो अगर ये रिस्क फैक्टर है, देन वन शुड, आई यूजुअली से, प्लीज कीप योर हार्ट अटैक रिस्क ऑल्सो। वी कीप अवर क्रेडिट स्कोर्स, we keep our insurance scores, be prepared for ready for your heart attack with your heart attack risk also. So heart attack risk is, 1 is family history, 2nd is diabetes, 3rd is smoking, 4th is hypertension and your weight. If you are like this, then they say, are you ready? Then what will you do? If you have some accident, then you will call a doctor or something like that. So what are the symptoms for heart attack? Only 3 things you have to remember.
फर्स्ट इज, अगर चेस्ट पेन आपको लग रहा है जो पूरी छाती में है और इसमें से आपको कुछ भी है, शुगर है साथ में, लेकिन सबसे चेस्ट पेन किसी भी तरह का हो सकता है, छाती में दर्द के साथ अगर पसीना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठंडा पसीना, हमारे यहाँ क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हम लोग सब लोग एसी में नहीं रहते, अगर आप ठंडा पसीना साथ में आ रहा है तो इसको हार्ट अटैक का सिम्टम माने। इमीडिएटली आपके पास कोई भी एक नंबर ऐसा होना चाहिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट का, जिसको कि आप इमीडिएट फोन कर सके कि डॉक्टर साहब मुझे हो रहा है, मुझे क्या करना है। आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, दूसरा एक ईसीजी जगह होनी चाहिए जहां ईसीजी करा सकें आप, नियर बाई जहां भी आप हैं आप ईसीजी कराएं, इमीडिएटली उस डॉक्टर को आप अपना ईसीजी व्हाट्सएप करें, इससे ही आपकी 90% लाइफ सर्वाइवल 50% हो जाएगा। वो बता सकता है आपको, जो भी आपका फ्रेंड है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कि जी हार्ट अटैक है, इमीडिएटली एक लाइफ सेविंग पिल आपको रखनी बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 30% लाइफ दुनिया में बची हैं खाली एक डिस्प्रिन नाम से। डिस्प्रिन इज लाइफ सेविंग। जितना इफेक्ट 5 पैसे की पिल का है डिस्प्रिन का, उतना ही इफेक्ट 30,000 के इंजेक्शन का है जो टेनेक्टिप्लेज हम हॉस्पिटल में लगाते हैं। दोनों से सर्वाइवल बराबर है। तो कुछ हर नहीं घर आपके में पास तो उसका यूज कर नहीं, डिस्प्रिन हर पॉकेट में होनी चाहिए, हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। आप डिस्प्रिन अगर अचीव करेंगे तो 30% डेथ बच जाती है हार्ट अटैक से। लोग सॉर्बिट्रेट बोलते हैं, वो मिथ है, सॉर्बिट्रेट नहीं देनी है, उससे बीपी कम हो जाता है। आपको अगर आप डिस्प्रिन रखेंगे तो आपकी लाइफ बच जाती है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, जैसे पूजा डिस्कस किया, आप हाथ से हम इंक डाल के देख लेते हैं, विद इन 10 मिनट्स हम एंजियोग्राफी कर देते हैं, 20 मिनट्स में एंजियोप्लास्टी, एंड योर लाइफ इज सेव्ड, और योर वेल बीइंग, जो भी फ्रेंड्स हैं, लाइफ सेव हो गई। तो दीज आर दी 3 स्टेप्स। One is you should have a credit score, like credit score, your heart attack risk score. Second, a doctor number. Third, a ECG place. And fourth, to go to a nearby hospital. So rate And with yourself Disprin. and assess your heart risk. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर पवन ने, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर साहब ने कहा कि जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करते हैं, इंडियंस जो हार्ट अटैक से प्रीडिस्पोज्ड हैं। आप क्या देखते हैं आज की डेट में, हम लाइफस्टाइल को कितना जिम्मेदार मानते हैं और जीन्स को कितना जिम्मेदार मानते हैं? लाइफस्टाइल इज ए मेजर रिस्क फैक्टर। लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से ये सब हुआ है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि जेनेटिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है। कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत सारी जीन्स होती है। इन जीन्स का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होता है, ये हमको हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली में पास ऑन होता है। तो जेनेटिक जो रिस्क फैक्टर है वो कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया से है। मतलब कि वो जीन्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करेंगी, वो कहीं ना कहीं वो जीन्स डिफेक्टिव होती है। और ऐसी हजारों अननेम्ड जीन्स है, इसलिए इनका कोई नाम नहीं है। तो वो फिर इनहेरिट हो जाता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होता है, तो अगर वेट कम भी हो, और ऐसे लोग आपने देखा होगा, जरूरी नहीं कि वो ओबीज हो, मोटे हो, बट उनका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव जेनेटिक लेवल, सो देन दे इनहेरिट द रिस्क। जहां तक ये लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल अगेन, लाइफस्टाइल हैज चेंज सो मच। अगर आप देखें कि आज से 50 साल पहले जॉब्स क्या होते थे, दे वर ऑल मैनुअल जॉब्स, फिजिकल जॉब्स, डिमांडिंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, ये। उसके बाद अब धीरे धीरे ऑफिस जॉब्स आ गए। एक टाइम पे क्या था कि अगर आपको ऑफिस जॉब भी है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज नॉट सो अवेलेबल, आप चलते थे कहीं पे बस पकड़ने के लिए, मार्केट जाते थे सब्जी लेने के लिए। बट आज ई कॉमर्स से एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम। यू हैव डोर टू डोर सर्विस फ्रॉम योर वर्क प्लेस टू योर होम। सो फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है अब, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग बिजी, यू डोंट हैव टाइम टू कुक, सो यू आर रिलाइंग ऑन फास्ट फूड। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। आप फास्ट फूड, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, बट इट इज लोडेड विद सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट, जितनी भी खराब चीजें, टेस्टी होता है नो डाउट, पिज्जा, पास्ता, क्योंकि जल्दी बन जाते हैं, जल्दी मिलते हैं, टेस्टी भी होते हैं। today's time, what do you see the ratio, genetic factors versus lifestyle factors? Both are contributory, and genetic factor plus lifestyle. Genetic factor तो जैसा हमने देखा, इंडियन रेस इज मोर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक, क्योंकि हमारी साइज भी कम होता है कोरोनरी आर्टरीज का, सो वी आर मोर ससेप्टेबल। उसके ऊपर से हमने वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली जो वेस्टर्न कल्चर ने की है, तो ये दिस इज इवन मोर डेट्रीमेंटल, इट इज कॉजिंग इवन मोर हार्म, बोथ द फैक्टर्स कंबाइन। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अभी हमारे यहाँ एक्सरसाइज के लिए उतना जागरूकता नहीं है, लोग करते नहीं है, सो पीपल आर एक्सेप्टिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और अगर आप देखें तो पुराने जमाने में हम, क्योंकि हमारा वो देश था जहाँ पे खाने की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो अगर किसी का पेट निकला है तो ये माना जाता था वो भरे पूरे खाते पीते घर का है। तो हम अभी भी वो खाते पीते घर, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बंगाल फेमिन और पता नहीं क्या क्या हुआ, अब वो सोशली इतना हमारे उसमें चला गया है कि वी एक्सेप्ट दिस लिटिल बिट ऑफ प्लम्प as being something which is good.
फॉर्चुनेट वी हैव फूड। हाँ, तो वो खाते पीते घर का, इसीलिए उस जमाने में जिसके पास फूड होता था उसका पेट निकल जाता था। तो अब लेकिन अब ये सब चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू गो, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट डायबिटीज, ओबेसिटी, ओवरवेट, BMI more than 25, all these are risk factors। और ये अब धीरे धीरे वी हैव ऑल दीज चैनल्स एंड मीडिया एंड सोशल मीडिया कि इसके थ्रू जागरूकता होगी कि लोग समझेंगे कि ये दिस इज नॉट नॉर्मल। If you're diabetic, it is not normal. If you're overweight, it is not normal. If you're smoking, it is not normal. If you're hypertensive, cholesterol is high, then you will have a great deal of risk of heart attack। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर वैभव मिश्रा और डॉक्टर पवन कुमार ने आपको बताया, भारतीयों का खतरा बड़ा है, इसीलिए भारतीयों को सावधानी भी ज्यादा रखने की जरूरत है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो खुद को खाते पीते घर का मत समझिए। आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, सीढ़ियां चढ़िए। आपके ऑफिस में लिफ्ट होगी, उसे छोड़ दीजिए। सिगरेट छोड़ने के लिए बताना कोई नई चीज नहीं है। आप जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन लाइफस्टाइल फैक्टर्स बदल सकते हैं। और दोनों डॉक्टर्स ने आपको ये भी बताया कि लास्ट मिनट आप क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल आप दोनों से सर, गोल्डन आवर की बहुत वैल्यू बताई जाती है व्हेनेवर यू हैव अ हार्ट इशू, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को लास्ट मिनट आप कोई 2-3 टिप्स देना चाहें, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे पहले तो ये चीज की सिम्टम्स, अगर आपको चेस्ट में कोई भी अनयूजुअल सेंसेशन हो रहा है तो इसको ये मत सोचिए गैस है, एसिडिटी है, इसको टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सेंसेशन हो रहा है, इफ यू आर अबव द एज ऑफ 40, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, तो आप अज्यूम करिए हार्ट अटैक हो सकता है। उस कंडीशन में जैसा ये डिस्कस किया गया, अगर एस्पिरिन है आपके पास तो लीजिए, नहीं तो समय वेस्ट मत करिए। नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको पता है कि कैथ लैब, एंजियोग्राफी, हार्ट सर्जरी की सुविधा है, स्पेशली एंजियोग्राफी या कैथ लैब की सुविधा, आप वहाँ जाइए इमरजेंसी में। क्योंकि वहाँ अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी एंजियोप्लास्टी करके अगर स्टेंट डाल दिया गया तो आपकी जान बच जाएगी। इसलिए डोंट अज्यूम एनी काइंड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन फॉर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, समथिंग एल्स। प्लीज गो टू अ नियरेस्ट सेंटर। और दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा कि अगर आपको जो भी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट बोलते हैं, अब जमाना वी सी एवरीबॉडी यूजिंग स्मार्टफोन, बट जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम सबसे पहले सबसे पुराना ट्रीटमेंट चाहते हैं कि किसी चटनी, किसी चूरन से हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपको बताया गया है कि एंजियोप्लास्टी है तो प्लीज करवाइए। अगर आपको बोला गया है कि बाईपास सर्जरी 1% से कम रिस्क है, उसको प्लीज कराइए। क्योंकि फिर आप बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं सेलिब्रिटीज जिनको हॉस्पिटल पहुंचने का भी मौका नहीं मिला, डायग्नोसिस का भी टाइम मिला। तो अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे और आपकी डायग्नोसिस बनी है तो कंसिडर योरसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, एंड देन यू शुड नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। यू शुड गो अहेड फॉर द ट्रीटमेंट व्हिच हैज बीन एडवाइज्ड, वेदर इट इज प्लास्टी और सर्जरी। एवरीथिंग इज इक्वली सेफ। देयर इज नथिंग मोर प्रेशियस देन लाइफ। कोई टिप्स आप देना चाहेंगे अपने? हाँ जी। फर्स्ट इज हार्ट अटैक ही अकेला है जिसमें 40 to 50% फैटेलिटी है, डेथ है। 2 में से 1 आदमी रास्ते में एक्सपायर होने के चांस है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसको लाइट नहीं लेना, पहला। दूसरा, डोंट ड्राइव। आप एक एम्बुलेंस नंबर रखना बहुत जरूरी है आपके पास में, किसी भी जगह का जो नियर बाई जगह है, जिससे कि आप इमीडिएटली कॉल कर सकें। आप हॉस्पिटल पहुंचिए। 3 चीजें, हॉस्पिटल पहुंच के जो इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं एकदम आपको दी जाएंगी, वही लाइफ आपकी काफी सर्वाइव कर देती हैं। और चौथा टिप जो रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला है अभी, आप इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी हाथ से हो, कई बार हमें थाई से भी रेयर केसेस में करनी पड़ती है, तो यू हैव टू ओबे द, आपको डॉक्टर की एडवाइस माननी है, इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना है। 3 घंटे बाद आजकल हम पेशेंट को मोबिलाइज कर देते हैं हार्ट अटैक के बाद, 1-2 घंटे बाद कर देते हैं, अगले दिन हम घर भेज देते हैं जी। जबकि उसी में ही डेथ चांस, किसी बीमारी में डेथ चांस सडनली, और एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज जो हम लोग बोलते हैं, उसमें पूरी फैमिली अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ सबसे बड़ा कारण है। तो इसको लाइटली ना लें और अपने लिए तैयार रहें, रेडी फॉर योर हार्ट अटैक एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर मेंबर्स, एवरीबॉडी, एंड ट्राई टू हेल्प देम आल्सो एट दैट टाइम। अगर उनके पास गाड़ी नहीं है, कोई बोल रहा है, तो आप अपनी गाड़ी दें, पर don'ts are that you shouldn't drive, you should be relaxed. Okay. तो वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर अपना हार्ट स्कोर देखिए, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, अपने वार्निंग साइंस लिख लीजिए और क्या नहीं करना है वो सबसे पहले नोट करके रखिए। कोशिश कीजिए आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, लेकिन अगर आती है तो उसे टालिए मत। भारत की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उतनी ही बेहतरीन है जितनी वेस्ट में है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। देर से पहले पहुंचना ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए उसकी नौबत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बमन।